नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सीरीज में जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है बिहार का तथ्य संग्रह के लेकर के इडुटेरा का, इस सीरीज में यह नेक्स्ट वीडियो है, यानी कि दूसरा वीडियोस है। और पहले वाला जो वीडियो था उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद किया है, तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इस सीरीज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसके माध्यम से सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे तो बिहार के इतिहास के बारे में हम इस सीरीज में जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कंसेप्ट को एक एक पॉइंट के जरिए समझते चलेंगे। और जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्जामिनेशनों के लिए, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो बिहार के रिलेटेड, तो सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। जानेंगे, और जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और वीडियो को लाइक करते हैं, उसी के मोटिवेशन से मैं दोबारा से दोबारा नए पे नए सीरीज लाने की कोशिश करता हूं और आप लोगों के लिए बेहद ही अच्छे तरीके से कंटेंट को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। शुरू करेंगे, और यहाँ से देख सकते हैं बिहार का इतिहास के बारे में जानेंगे। यह दूसरा चैप्टर होगा, और पहले वीडियो में हम लोग बता ही दिए थे कि कौन कौन से चैप्टर हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, तो उसको दोबारा से हम नहीं बताएंगे, और जो पहले वीडियो में हमने बता ही दिया था। और इसमें हम जानेंगे बिहार के इतिहास के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत। तो दूसरा चैप्टर है यह, और इसमें जानेंगे जिसमें कि प्राचीन बिहार एवं उसके इतिहास के बारे में समझेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामिनेशनों के लिए। प्राचीन बिहार की बात करें तो प्राचीन बिहार की जो है कि 3-4 खंड में जो है कि विभाजित किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला है पाषाण काल, उसके बाद वैदिक काल है, महाजनपद काल, मौर्य एवं गुप्त वंश काल, उसके बाद है बौद्ध एवं जैन धर्म काल। ये प्राचीन बिहार को मतलब जो है कि 5 भागों में विभाजित कर दिया गया, और इसी जो विभाजन के तौर पे जो है कि हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे कि प्राचीन के जो बिहार है उसके इतिहास का स्रोत कहाँ-कहाँ से मिलता है। देखें तो प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में देखें तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। पहला कौन सा स्रोत का उपयोग किया जाता है? पुरातात्विक एवं पहला जो है कि पुरातात्विक, और दूसरा कौन सा? साहित्यिक। ये 2 मतलब जो है कि इतिहास जानने का, बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने का 2 स्रोत है, और इन्हीं 2 स्रोतों से हम बिहार के प्राचीन इतिहास को जानते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है जिसमें कि पुरातात्विक स्रोत के बारे में है। पुरातात्विक स्रोत के रूप में कौन कौन से हैं, क्या फैक्ट है, इसके बारे में देखें तो पहला है यहाँ पर कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद, जो कि सारण में स्थित है चिराद, तो ध्यान रखेंगे। पहला जो है कि ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिराद, चेचर जो कि वैशाली में स्थित है, मनेर जो पटना में अवस्थित है, और सोनपुर जो कि सारण में है। ध्यान रखेंगे से ताम्र प्रसार वस्तुएं, ताम्र प्रस्तर वस्तुएं एवं मृदभांड प्राप्त हुए हैं, और इन्हीं पुरातत्व के आधार पर हम बिहार के जो पौराणिक इतिहास है, मतलब जो कह ले तो प्राचीन इतिहास है, इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, मौर्यकालीन अभिलेख के जरिए जो कि लैरिया और नंदनगढ़, लैरिया आर्यराज और रामपुरवा, ये सारे जो अभिलेख के नाम है, लैरिया, नंदनगढ़, लैरिया, आर्यराज और रामपुरवा, ये सारे अभिलेख के नाम है जो कि मौर्यकालीन अभिलेख हैं। और इसके जरिए जो है कि बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने की जानने को मिलता है। ध्यान रखेंगे। और ये जो पुरातात्विक स्रोत की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर कि बिहार की गुफाएं की बात करें तो बिहार की बाबर की गुफाएं, बिहार की नहीं बाबर की गुफाएं राजगीर में देखने को मिलेगा। नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक को भी आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत है जिससे कि हमें प्राचीन बिहार को जानने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट है खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि से भी आदि जो है कि प्रथम जो है कि प्रमुख जो है कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में कहा गया है इसे। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में जाने तो साहित्यिक स्रोत के बारे में देखने को मिलेगा हमें, जिसमें कि पहला है रामायण है, महाभारत है, पुराण है, बौद्ध रचनाएं, जिसमें कि बौद्ध रचनाएं के तौर पे कौन कौन से पहले तो देख लिए तो रामायण, महाभारत और पुराण, ये 3 हैं जो कि साहित्यिक स्रोत है बिहार के प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए। उसके बाद है बौद्ध रचनाएं, आप देखेंगे तो अंगुतर है, निकाय है, दीर्घ निकाय है, विनायक पिटक है, ये सारे जो है कि बौद्ध रचनाएं हैं।
जिसके जरिए साहित्यिक स्रोत के जरिए जिस साहित्य के जरिए हमें बिहार के प्राचीन इतिहास को जानने को मिलता है। और जैन रचनाएं के बारे में देखिए तो भगवती सूत्र आदि प्रमुख इतिहास साहित्यिक जो स्रोत है उसके जरिए भी हम जैन जो रचनाएं हैं उसके जरिए भी बिहार के जो प्राचीन इतिहास है उसको भी जान सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है, इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज जो कि इंडिका जो लिखे थे मेगास्थनीज, पुस्तक का नाम है इंडिका, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका पुस्तक फाहियान के लेकर के इत्सिंग और हेनसांग की यात्रा वृत्तांत में भी आपको बिहार के जो है कि बिहार की जानकारी मिलेगी, बिहार की जो है कि संस्कृति, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में सारे कुछ जानकारी मिलती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखक के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास का भी विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जानकारी यहाँ से हासिल करेंगे पाषाण काल। सबसे पहला है पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में जाने तो पूरा पाषाण काल के बारे में इससे जानने की जरूरत हो जाएगी हमें। तो यहाँ से देखेंगे तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल है, उसके अंतर्गत फैक्ट निकल के आता है कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में जो है कि मानव किस तरीके थे तो आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट निकल के आता है पूरा पाषाण काल से ही कि दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से जो है कि बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कि बिहार में जो खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी या फिर इस तरीके से डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि कुल्हाड़ी, खुरपी और चाकू कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं मुंगेर, नालंदा, दो जगह से हमें इस तरीके के जो है कि पुरातत्व प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखेंगे तो इसी को पाषाण काल कहा जाता है, मतलब पत्थर से निर्मित जो पत्थर से निर्माण किया जाता था कोई भी चीजों को तो उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता था, यानी पाषाण काल आप समझ ले सिंपल। पाषाण मतलब पत्थर होता है ना। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के लगते हैं, यानी कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं यह अवशेष कितने पुराने हैं तो आप देख सकते हैं 1 लाख ईसा पूर्व पहले की यह जो अवशेष लगते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक के रूप में एक नया जो अध्याय के रूप में आप समझ ले, नया जो एक फैक्ट के रूप में समझ ले। तो मध्य पाषाण काल में क्या था तो सिर्फ ही सिर्फ आखेटक थे मानव और संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुए तो पशुपालक भी बन गए और मानव द्वारा पहला पशु कौन सा पाला गया तो कुत्ता को बनाया गया। उसके बाद देखेंगे तो दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। तो छोटे आकार के तेज धार प्राप्त हुए हैं कहाँ से बिहार में तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। ये देखेंगे कि ये लगभग 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व, यानी 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक के आपको ये देखने को मिलेंगे ये जो अवशेष है। उसके बाद है नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल की बात करें तो इससे फैक्ट निकल के आता है कि इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, यानी कि मानव जो है कि खाद्य का उत्पादन करने लगा था, अपना जो अन्न वगैरह उपजाने लगा था नवपाषाण काल में। और मानव बस्तियों में निवास करने लगा था, यानी मानव जो है बस्तियों में कब निवास करने लगा तो नवपाषाण काल में आप देखेंगे तो मानव बस्तियों में निवास करने लगा और साथ ही साथ खाद्य का जो अन्न वगैरह है उसका उत्पादन भी करने लगा। अगला फैक्ट है नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। और देखें तो चिराद जो कि सारण में अवस्थित है, चेचर वैशाली में अवस्थित है, मनेर पटना में अवस्थित है, सुनोआर रोहतास में अवस्थित है से इन सभी जगहों से पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। पहले तो पत्थर के औजार हुआ करते थे लेकिन एक नया जो औजार था वह हड्डियों से भी निर्मित था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो कैमूर की पहाड़ियां नवादा और जमुई के गुफा चित्र देखेंगे। कौन सा तो कैमूर की पहाड़ियां और नवादा और जमुई से गुफा के अंतर्गत जो चित्र था यानी गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ से कैमूर की पहाड़ियों से, ध्यान रखेंगे, नवादा और जमुई से भी। तो इन कैमूर की पहाड़ी में और नवादा और जमुई में तीनों जगह आपको देखने को मिलेंगे गुफा चित्र, तो ध्यान रखेंगे। और ये अवशेष जो है कि लगभग 2500 ईसा पूर्व के देखते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है ताम्रपाषाण
काल, ताम्रपाषाण काल की बात करें तो ताम्रपाषाण काल से फैक्ट निकल के आता है जिसमें कि चिराद, सोनपुर, ताराडीह, उसके बाद चेचर, मनेर और सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखेंगे ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष है कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो चिराद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सनुआर से मिले हैं। उसके बाद देखें तो इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखेंगे इस काल में पत्थर के औजार और के अतिरिक्त जो है कि ताम्र का उपयोग से प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखेंगे इसको, जो तांबा से उपयोग करके जो औजार बनाए गए थे इस काल में, पत्थर के तो मिले ही मिले हैं, ठीक है, पत्थर और हड्डी के तो मिलेंगे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो है इससे पहले वाला जो युग था और इस युग में आपको देखने को मिलेगा कि ताम्र से जो बनाए गए औजार थे उसको भी आपको देखने को मिलेगा इस काल में जो है। उसके बाद देखें तो ये अवशेष लगभग जो है कि 1000 ईसा पूर्व के आपको दिखेंगे लगते हैं। उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बारे में जाने तो यहाँ से फैक्ट जो निकल के आएगा जो कि बेहद ही इंपोर्टेंट होगा। देखेंगे कि आर्य द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों द्वारा जो स्थापित जो सभ्यता था उसे कहा जाता है वैदिक सभ्यता। ध्यान रखेंगे क्योंकि इस सभ्यता में इतिहास वेदों पर आधारित था। ध्यान रखेंगे जो यह जो सभ्यता था वैदिक सभ्यता, वैदिक काल जो सभ्यता था, वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल जो था यह आर्यों के द्वारा स्थापित किए गए सभ्यता पर आधारित था। इसमें कि हम क्यों था इस तरीके से, क्योंकि जो है कि यहाँ पर जो जितने भी सारे जो कार्य वगैरह होते थे, जो सभ्यता थे, संस्कृति थे, तो वो सारे के सारे इतिहास एवं वेदों पर आधारित थे। अगला फैक्ट निकल के आता है जिसमें कि वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला था पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। फिर से देखेंगे वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला था पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था। ध्यान रखेंगे उसके बाद पूर्व वैदिक काल ऋग्वेद सभ्यता का विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार जो है बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ है, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक जो है कि बिहार के क्षेत्र में हुआ है। ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वह गंडक नदी के तट तक जो है कि बिहार के क्षेत्र में हुआ है। अगला फैक्ट आपके तौर पे आपके स्क्रीन पे दिखेगा यहाँ से, जो कि जानेंगे यहाँ से 7वें नंबर पेज में कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है, और यह जो लगभग 800 ईसा पूर्व की है। ध्यान रखेंगे यह जो लगभग कितने हैं, तो 800 ईसा पूर्व की है, यानी कि बिहार की जो भौगोलिक क्षेत्रों की प्रथम चर्चा कहाँ से मिलती है, तो प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। उसके बाद देखेंगे तो इसमें बिहार की चर्चा विदेह, बिहार की जो चर्चा है विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे बिहार के जो चर्चा है वह किस रूप से शतपथ ब्राह्मण में जो मिली है वह किस रूप में है, तो वह विदेह के रूप में है, विदेह के रूप में है, जो कि दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। उसके बाद देखेंगे तो ऋग्वेद में बिहार के कीकट, ऋग्वेद में बिहार के कीकट और वात्र शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से संबोधित किया गया, तो कीकट और वात्र शब्द से संबोधित किया गया है। उसके बाद देखें तो वराह पुराण की बात करें तो वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ध्यान रखेंगे जो वराह पुराण है उसके अंतर्गत आप जाने तो बिहार को आप समझ लें तो बिहार को कीकट तो कहा ही गया, और उसी के संदर्भ में आप देखेंगे तो वराह पुराण के अंतर्गत आप देखेंगे तो कीकट को अपवित्र प्रदेश के रूप में भी जाना गया। उसके बाद देखें तो महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। महाजनपद काल से जो निकल के आता है फैक्ट यहाँ से देखने को मिलता है कि 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र, ध्यान रखेंगे 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अंगुतर निकाय और भगवती सूत्रों से 16 महाजनपदों की जो है कि जानकारी मिलती है। यहाँ से देखेंगे तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलेंगे तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र जो कहाँ था वह बिहार में था, यानी 16 महाजनपद था। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में अंगुतर निकाय और भगवती सूत्र से जो 16 महाजनपद की जानकारी मिली, उस 16 महाजनपद में
3 महाजनपद जो थे वह बिहार से संबंधित थे, उसका विस्तार बिहार में था। जो पहला था वह बज्जी या फिर लिच्छवी के नाम से जाना गया, जो कि वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र को कवर करता था। उसके बाद मगध की बात करें तो मगध जो जहां जनपद था, महाजनपद था, उसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा के क्षेत्र को कवर करता था यह। उसके बाद था अंग। अंग महाजनपद के बात को देखें तो अंग महाजनपद में आप देखेंगे तो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र को यह कवर करता था। ये 3 जो महाजनपद है वो बिहार के किन किन क्षेत्रों को कवर करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो वज्जी संघ के महाजनपद की बात करें तो वज्जी संघ के महाजनपद की बात से यहाँ पर फैक्ट निकल के आता है, कहता है कि वज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था। वज्जी संघ कितने राज्यों का संघ था? तो 8 राज्यों का संघ था, जिसे अठकुल कहा जाता था। और वज्जी लिच्छवी, जिसमें कि नाम भी आप देख सकते हैं, 8 संघों के 8 राज्यों के नाम देख सकते हैं वज्जी संघ के महाजनपद के अंतर्गत। तो वज्जी, लिच्छवी और ज्ञात्रिक, उसके बाद विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा छुआकू, इक्ष्वाकु, देख सकते हैं ये 8 जो राज्य थे जो कि वज्जी संघ महाजनपद से निकल के आते थे। और इस संघ के 8 जनपद थे, ध्यान रखेंगे। ये जो राज्य थे वह इसे कहा जाता था जनपद, ध्यान रखेंगे। मतलब जो है कि जो संघ था एक तरीके से समझ लें, वज्जी संघ वज्जी संघ महाजनपद के अंतर्गत 8 जनपद थे। 8 जनपद कौन कौन से? तो लिच्छवी, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, उसके बाद विदेह, उग्र, भोग, कुरु और छुआकू थे। वज्जी संघ के अंतर्गत में देखें तो वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध जो थे जनपद कौन सा था? तो लिच्छवी जनपद था। अब लिच्छवी जनपद की राजधानी आप देखेंगे तो वैशाली था, और वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने किया था। ध्यान रखेंगे, वैशाली जो नगर था उसकी स्थापना विशाल राजा के द्वारा किया गया था। उसके बाद फैक्ट है, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा ग्राम कुंड के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद भी थे। ध्यान रखेंगे, विदेह जो था मिथिला के, यानी लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह और ग्राम कुंड के ज्ञात्रिक जो वज्जी संघ के जो प्रमुख जनपद थे, ये उसके रूप में आप जान सकते हैं इसे। उसके बाद देखें तो वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई थी। इन्हें वज्जी संघ या फिर लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई थी। विश्व का प्रथम गणतंत्र आप देखेंगे तो लिच्छवी को कहा गया था, या फिर वज्जी संघ को भी कहा गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, यह पूछा गया है कई बार। तो यहाँ देखेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट निकल के आता है यहाँ से मगध जनपद के बारे में। मगध जनपद के बारे में जाने तो फैक्ट निकल के आता है कि मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। मगध राजनीति, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरवृज या फिर राजगृह को कहा गया। और उसके बाद देखेंगे तो यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर कौन सा है? तो राजगृह या फिर गिरिव्रज के नाम से भी जानते हैं राजगृह को। तो गिरिव्रज या फिर राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ राजधानी था, जो कि मगध का राजधानी था। और मगध का विस्तार आप देखेंगे तो पटना से गया के क्षेत्र में था। उसके बाद देखेंगे तो मगध एवं अंग महाजनपद की बात करें तो मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अर्थवेद से मिलता है। अर्थवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन अर्थवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट है यहाँ से निकल के आता है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की बात करें तो इससे निकल के आता है कि अंग महाजनपद का विस्तार आप देखेंगे तो भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। और अंग महाजनपद की राजधानी आप देखेंगे तो चंपा था। अंग महाजनपद की जो राजधानी कहाँ था? तो चंपा था। उसके बाद देखेंगे तो अंग के अंतिम शासक के रूप में कौन थे? तो अंग के जो अंतिम शासक थे ब्रह्मदत्त थे। और इसे हरा करके मगध का शासक कौन बना था? तो बिंबिसार अंग के जो है कि मगध में मिला लिया था। ध्यान रखेंगे, जो बिंबिसार था वो मगध का शासक था, और ब्रह्मदत्त को हरा करके जो अंग का शासक था उसको हरा करके मगध में जो है कि बिंबिसार ने मिला लिया था। किसको? तो अंग महाजनपद को। इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में जो टॉपिक है इसके बारे में जानेंगे। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में यहाँ से फैक्ट निकलेगा। कहता है कि मगध की स्थापना वृहद्रथ ने किया था। मगध की जो स्थापना कौन किए थे? वृहद्रथ ने की थी। और वृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो जरासंध था। ध्यान रखेंगे, वृहद्रथ का पुत्र कौन था? तो जरासंध था। और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में भी जाना जाता था। और उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट है, जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित
कर उसका वध किया था। तो ध्यान रखेंगे जो जरासंध थे उसको जो है कि भीम जो महाभारत वाला भीम समझ रहे हैं ना, भीम जो थे वह द्वंद्व युद्ध में पराजित करके उसका वध किया था और इसका वर्णन महाभारत में भी मिलता है आपको। उसके बाद देखिए तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह में 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। उसके बाद मगध उर्वर भूमि थे यानी कि उपजाऊ भूमि था। मगध का जो भूमि था वह उर्वर था, उपजाऊ था और नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता यहाँ पर देखने को मिलता था मगध के अंतर्गत, और इसी कारण से यह आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। उसके बाद देखें तो विदरथ वंश का अंतिम शासक के रूप में रिपु रंजय को जाना जाता है। ध्यान रखेंगे रिपु रंजय कौन था, तो विदरथ का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आता है हर्यक वंश। हर्यक के वंश के बारे में देखें तो हर्यक वंश बिहार में किस तरीके से था, बिहार के संदर्भ में ये जानकारी हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। और ये वीडियो कैसा लग रहा है निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा और अपना राय विचार जरूर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का शासन कब से कब तक था, तो 1544 ईस्वी से लेकर के 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश को देखा गया। उसके बाद देखें तो इससे निकल के आता है फैक्ट जो कि इस वंश की स्थापना के बारे में देखें तो बिंबिसार ने 544 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है कि इसकी स्थापना किया था और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसके बाद देखें तो फैक्ट निकल के आता है बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को पराश्रय दिया था। ध्यान रखेंगे जो बिंबिसार ने विवाह नीति को साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था यानी मतलब अपनाया था। और उसकी पहली पत्नी जो है कि कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। ध्यान रखेंगे ये बिंबिसार किस तरीके से अपने जो साम्राज्य का विस्तार करता था तो किसी दूसरे राज्य में जो राजकुमारी रहती थी उससे शादी करके उससे जो मित्रता करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता था। समझ रहे ना बात को। और इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ध्यान रखेंगे जो कौशल देवी से उन्होंने विवाह किया था तो उस समय जो राजकुमारी जो कौशल देवी थी उससे जो है कि दहेज के रूप में उसे काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। किसे, तो बिंबिसार को। उसके बाद देखेंगे तो उसकी दूसरी पत्नी के बारे में जाने तो उसकी दूसरी पत्नी चेलहाना या फिर चेल्लना के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी पत्नी थी उनकी बिंबिसार का। उसके बाद देखें तो चेल्हना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तो ध्यान रखेंगे जो चेल्हना जो तो लिच्छवी राजा के चेटक के जो है कि पुत्री थी। उसके बाद देखें तो उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा जो कि पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। ध्यान रखेंगे पंजाब के मद्र की राजकुमारी कौन थी, तीसरी पत्नी थी क्षेमा पंजाब की, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है बिंबिसार के अनवंती के शासक चंड पद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने अनवंती के शासक चंड पद्योत के साथ जो है कि मैत्री संबंध बनाया था। उसके बाद देखेंगे तो बिंबिसार ने चंड पद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जैसे कि जीवक उसका राजवैद्य था किसका, बिंबिसार ने चंड पद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य यानी बिंबिसार का जो राजवैद्य कौन था, तो जीवक था। ध्यान रखेंगे उसको भेजा था किसको, उपचार करने के लिए, तो चंड पद्योत को उपचार करने के लिए। ध्यान रखेंगे चंड पद्योत को उपचार करने के लिए भेजे थे। और ये चंड पद्योत कौन थे, तो अवंती के शासक थे। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजात शत्रु ने कर दिया था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद अजात शत्रु ने 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक जो है कि अपना शासन किया। और यहाँ पर देखेंगे तो बिंबिसार के बाद जो है कि हर्यक वंश का शासक भी उन्हीं को बनाया गया। उसका जो है कि वास्तविक नाम आप देखेंगे जो अजात शत्रु था उसका जो वास्तविक नाम था वह कुनिक था। और अजात शत्रु क्यों बना था, अजात शत्रु के मतलब होता है पिता का हत्या करने वाला। ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया जो कि दहेज में मिला था बिंबिसार को कौशल देवी के विवाह के समय में। तो उन्होंने क्या किया, तो उनको जो है कि वापस ले लिया। और जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजात शत्रु से हुआ। अंततः जो है कि अजात शत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित करके जो है कि काशी पर भी अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे इस कंसेप्ट को। और आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी यहाँ से मिलेगा आपको, जो कि बाद में अजात शत्रु का विवाह जो है कि प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया था। ध्यान रखेंगे जो प्रसेनजीत की जो पुत्री थी उससे पुनः जो है कि विवाह कर लिया था। जो कौन, तो अजात शत्रु।
उसके बाद देखेंगे अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों से पराजित किया यानी अजातशत्रु ने वज्जी संघ के मल्लों को, मल्ल मतलब जो है कि पहलवान होता है, मल्ल को जो है कि पराजित किया था। और उसके बाद देखिए तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। अजातशत्रु जो था प्रारंभ में किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म को मानता था। बाद में उन्होंने जो है कि किसको, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके बाद देखेंगे तो अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में बात करें तो अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह को सप्तपर्णी, ध्यान रखेंगे, सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति आप कह सकते हैं, जिसे अष्टयाम वगैरह होता है ना, जो पूजा पाठ वगैरह होता है, संगीति मतलब समारोह आप कह लें या फिर सम्मेलन कह लें, इस तरीके से आप समझें, तो उसका आयोजन करवाया था। उसके बाद देखें तो सिंघल अनुस्मृति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ध्यान रखेंगे, सिंघल अनुस्मृति के अनुसार 460 ईस्वी में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। यानी अजातशत्रु के पुत्र कौन थे, तो उदयन थे। इस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का हत्या किया था। उसी प्रकार 460 ईस्वी ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उसके बाद देखेंगे उदयन या फिर उदयन ने अपने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र जैसे कि गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया था। उदयन या फिर उदयन ने अपने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को जो है कि प्रतिस्थापित किया था, जो कि गंगा, सोन एवं गंडक नदी के संगम पर स्थानांतरित कर लिया था। उसके बाद देखिए उदयन के 3 पुत्र हुए थे, कौन कौन, तो अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ध्यान रखेंगे उदयन के 3 पुत्र कौन से थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखेंगे नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखेंगे शिशुनाग वंश की बात करें तो 412 ईस्वी से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक यह जो शासन रहा था, और यह जो वंश था इसका जो शासन रहा था शिशुनाग वंश का। और यहाँ पर देखेंगे तो शिशुनाग ने जो है कि हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग ने वैशाली को जो है कि अपना राजधानी बनाया था। और शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन, ध्यान रखेंगे, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को जो है कि मगध में मिला लिया था। उसके बाद देखें तो इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। और उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट फैक्ट है कि 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक, ध्यान रखेंगे, कालाशोक मगध का शासक बन गया था, जो कि पुराणों में उसे कावर्ण कहा जाता है। जिसे पुराण में उसे क्या कहा जाता है, कालाशोक को कावर्ण कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया था। कालाशोक के समय जो मगध की राजधानी पुनः से क्या क्या हो गया था, तो पाटलिपुत्र हो गया था। उसके बाद देखिए तो कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली के द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के द्वारा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए तो कालाशोक के मृत्यु के बाद जो है कि उनके 10 पुत्र ने शासन चलाया था, जिसमें कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक के रूप में नंदीवर्धन था। ध्यान रखेंगे अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का वो कौन था, तो नंदीवर्धन था। उसके बाद देखें तो यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक के रूप में देखेंगे तो नंद वंश के बारे में जानेंगे। नंद वंश कब तक था, तो 344 ईस्वी से लेकर के 321 ईसा पूर्व तक था नंद वंश। और इस संदर्भ में देखें तो फैक्ट निकल के आता है महापद्मनंद। इसके देखेंगे तो 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की समाप्त कर नंद वंश की स्थापना करने वाले महापद्मनंद थे। और जो है कि महापद्मनंद ने एक रट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे महापद्म ने एक रट अथवा एक छत्र की उपाधि को धारण करने वाला जो राजा था, शासक था। उसके बाद देखेंगे तो पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। पाली ग्रंथों में देखेंगे तो पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। अगला फैक्ट है पुराणों में उसे परशुराम या फिर परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है महापद्मनंद को। तो ध्यान रखेंगे जो पुराण में है उसे दूसरा जो है कि परशुराम का अवतार को दिखाया गया है, बताया गया है। उसके बाद देखेंगे यह जो
यहाँ से फैक्ट है कि महापद्मनंद को लेकर के महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु और काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित करके मगध जो है कि साम्राज्य का विस्तार किया था। इसको ध्यान रखेंगे। जो महापद्मनंद के पंचाल, छुवाकु, काशी, उसके बाद जो है कि अस्मक, कलिंग, मैथिल के राज्य जो थे, इसको पराजित करके मगध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। और अब तक के जो जितने भी सारे मतलब जो थे, उस साम्राज्य को विस्तार करके 321 ईसा पूर्व तक जो है कि 321 ईसा पूर्व के 321 ईसा पूर्व तक जो है कि तक के काल में मगध की शाब्दिक विस्तार महापद्मनंद के समय में ही हुआ था। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखें तो व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, व्याकरण संस्कृत व्याकरण के जो महान विद्वान कौन थे, तो पाणिनि थे और महापद्मनंद के समकालीन थे, यानी कि उसी समय यह पाणिनि थे व्याकरण के महान विद्वान। उसके बाद देखें तो इस वंश का अंतिम शासक देखें तो घनानंद था, यानी नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके 326 ईसा पूर्व में किया था। यह आक्रमण सिकंदर के द्वारा जो आक्रमण कब किया गया था, तो 326 ईसा पूर्व में किया गया था। उसके बाद देखें तो नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। नंद वंश जो था वह आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। उसके बाद मगध की सैन्य शक्ति के डर से जो है कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। ध्यान रखेंगे, जो नंद वंश के जो आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था, और इसी संपन्नता के कारण जो मगध की सैन्य शक्ति के डर से जो है कि सिकंदर की सेना व्यास नदी को जो पार करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद देखें तो घनानंद ने अपने दरबारों में विद्वान ब्राह्मण जैसे कि चाणक्य का अपमान किया था। ध्यान रखेंगे, जो घनानंद था वह विद्वान जो थे ब्राह्मण, उसका चाणक्य का जो है कि अपमान किया था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त साम्राज्य की जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश को जो है कि पतन के बाद जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश का जो है कि स्थापना करवा दिया था। इसकी जानकारी हो गई ही आपको, यह बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में जानेंगे, तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश में देखें तो मौर्य वंश का शासन आप देखेंगे तो 321 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक देखा गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वह 321 ईसा पूर्व से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया, स्टैंड्रोकोटस कहा, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। तो ध्यान रखेंगे, प्लूटोकार्ट एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोट्स के रूप में चिन्हित किया था। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से इस तरीके से पूछा जा सकता है कि एंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को किसने कहा था, तो प्लूटोकार्ट एवं एरियन के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा जाता था। और जस्टिन एवं स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोटस कहे थे। तो इसको ध्यान रखेंगे, और जिसकी पुष्टि आप देखेंगे तो विलियम जोन्स के द्वारा भी मिलता है। आगे बात देखेंगे तो फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं के सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का जो है कि स्थापना किया था, 321 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखें तो नेक्स्ट फैक्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के उत्तराधिकारी कौन थे, तो सेल्यूकस निकेटर थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया, और युद्ध के पश्चात संधि हुई। संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मरकाना, मकरान, उसके बाद हेरात, ये सारे क्षेत्र प्राप्त हो गए थे। ध्यान रखेंगे, जो युद्ध हुआ किससे हुआ, तो सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर, उससे चंद्रगुप्त मौर्य की जो है कि युद्ध हुई। और इस युद्ध में काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, इस क्षेत्र को उन्होंने प्राप्त कर लिया चंद्रगुप्त महोदय। उसके बाद देखें तो इसके बदले में चंद्रगुप्त ने जो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। मात्र हाथी दे करके देखेंगे तो इतने सारे क्षेत्र जो है कि ले लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद देखेंगे तो युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हुआ था। सेल्यूकस जो निकेटर था उसके पुत्री से, हेलन कार्निया से हुआ था। यूनानी थे ये लोग, तो उसके जो है कि पुत्री से उन्होंने विवाह किया था।
उसके बाद देखेंगे तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। तो सेल्यूकस ने जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन सा आया था, तो मेगास्थनीज आया था। और इसे कौन भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक और दक्षिण में कर्नाटक तक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तार था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य की बात करें तो हिंदू कुश पर्वत ईरान में अवस्थित है, वहां से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक जो कि भारत में अवस्थित है तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था यह, तो इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है कि कंसेप्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था और जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में अवस्थित है चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। तो उसके बाद देखिए तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे, तो जैन धर्म को मानते थे। और 298 ईस्वी में उसने जो है कि जैन उपवास प्रसिद्ध पद्धति जो है कि सल्लेखना, ध्यान रखेंगे, जैन उपवास पद्धति 298 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है कि उन्होंने जो है उपवास किया था, जैन उपवास पद्धति सल्लेखना द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। यानी इसी के क्रम में जो है कि अपने प्राण को इन्होंने त्याग दिया था। अब यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 11वें जो पेज नंबर है उसके आगे, यानी कि बिंदुसार के बारे में जानेंगे और अन्य कंसेप्ट को समझेंगे जो कि बिहार के इतिहास के रिलेटेड ही होगा, सारे हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, बिहार के इतिहास के बारे में अभी हम जान रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। फिलहाल यह वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम नए वीडियो का अपलोड करें तो आपको जानकारी मिल जाए, सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप समय से देख पाएं। फिलहाल के लिए इतना रखेंगे इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।